सबसे पहले मैं अपना सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत के साथ अपना स्पेशल वक़्त निकाल के इंसानी अखलाकी तकाज़ों के बारे में है। ये एक इंतहाई अहम मौजू है कि इसराइल ने ईरान पे जो हमला किया है, ये स्पेशल लाहौर चैम्बर, पूरे पाकिस्तान के चैम्बर, पूरी दुनिया के चैम्बर को ये याद होना चाहिए कि ये इसराइल ने जो हमला किया है ईरान पे, ये 2.25 अरब मुसलमानों पे किया है, खाली ईरान पे नहीं किया। इसराइल ने जो जुल्म किया है फ़लस्तीनियों के साथ, उसने हर चीज़ को हलवा बना रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह ईरान ने जो जॉबी कार्रवाई की है उसका आप मेरे से बेहतर जानते हैं। इसराइल एक नासूर बन चुका है जो सिर्फ खित्ते में अमन तबाह करने के लिए कायम हुआ है, ना उसकी जगह अपनी है और वो बेजा किस्म की मुसलमानों को अजियत पहुंचाने के अलावा उसका कोई काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसराइल ये जंग हार चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप डील की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत को पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद डील की बात की जाती थी। डील की बातें शुरू हो चुकी हैं। मैं यहाँ एक अहम नुक्ता उजागर करना चाहता हूँ। ईरान में 80 आला शख्सियात जिनकी मुखबरी गद्दारों ने की, उनमें बेशतर गद्दार इंडिया से थे। और वो इंडियन गद्दारों ने दोस्ती का रूप 40 साल तक ब्लैकमेल करके पेट्रोल खरीदता रहा और इब्ने वक्त साबित हुआ। वही मक्कारी वाली चाल हिंदुओं वाली की और हमारे 80 अजीम शख्सियात ईरान की शहीद हो गई, साइंसदान शहीद हुए। मैं इतना कह दूंगा, कुरान पाक का सीधा फैसला है, यहूद और अंसार तुम्हारे नहीं हैं और ना तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। भारत जैसे मुनाफिकीन से एहतियात करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ, बीइंग एज ए मुसलमान, मैं ईरानी गवर्नमेंट को अपील करता हूँ कि आइंदा इसके साथ कारोबार ना करे। आगे बढ़ते हैं। मैं सऊदी हुकूमत, कतर हुकूमत और यूएई हुकूमत से कहता हूँ कि आपने 1200 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया है। मैं सिर्फ तमाम मुसलमान ममालिक से अपील करता हूँ 20% जो ट्रंप को दिया है उन्हें, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। हमें खरात नहीं चाहिए, हमें ज़कात नहीं चाहिए, हमें आपकी इन्वेस्टमेंट चाहिए। जिस तरह आपको फख्र है 57 ममालिक को कि एटम बम पाकिस्तान का नहीं हम सब का है, तो 2.25 अरब की मुसलमानों की फलाह के लिए 220 अरब डॉलर कम अज कम पाकिस्तान इन्वेस्ट किए जाए, ताकि अगर पाकिस्तान मजबूत होगा तो 57 मुल्क मजबूत होंगे। पाकिस्तान मजबूत होगा तो 2.25 अरब मुसलमान मजबूत होंगे। फिर कोई बच्चा फ़लस्तीन का आपको आंसुओं से रोता, रात को भूखा नजर नहीं आएगा। ये सरमाएकारी है। मैं कोई उनसे भीख नहीं मांगना चाहता। और मैं ये भी अपील करूंगा मुसलमान ममालिक में जो मुसलमानों का पैसा पड़ा है, खास तौर पे पाकिस्तानियों का, वो वापस यहाँ इन्वेस्ट कराने में हमारी मदद करें। ये जो मुट्ठी भर 50,000 के करीब ड्यूल नेशनल ने यहाँ पे हुकूमत भी करते हैं, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी भी करते हैं, यहाँ जुडिशरी भी करते हैं और यहाँ पे बिजनेस भी करते हैं, पाकिस्तान से लूट के पैसा ले जाते हैं, वो पैसा यहाँ वापस आना चाहिए, क्योंकि हमारे सबके साथ एग्रीमेंट साइन है। सऊदी अरब, कतर और यूएई हमें कर्जा समझ के ना दे। मैं दोबारा कहता हूँ, यहाँ इन्वेस्टमेंट करे और सरमाएकारी करे। पूरी दुनिया के इल्म में है कि अगर पाकिस्तान है तो मुसलमानों की हिफाजत हो सकती है। इन्हें फैसला करना होगा, उन्हें टीपू सुल्तान की जिंदगी चाहिए कि या बहादुर शाह जफर की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। उन्हें सद्दाम हुसैन जैसी जिंदगी चाहिए कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जैसी जिंदगी चाहिए। उन्हें ममर कज़ाफी जैसी जिंदगी चाहिए कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जैसी जिंदगी चाहिए। उन्हें यह फैसला भी करना पड़ेगा कि उन्हें यासिर अरफात की तरह दरबदर होना पसंद है कि फील्ड मार्शल की तरह एक आसिम मुनीर जैसा बनना पसंद है। पाकिस्तान ने यह एटम बम पेड़ पे पत्थर बांध के हासिल किया है। गुर्बत की दलदल में फंस के हमने लोगों ने यह एटम बम हासिल किया है। अगर ये आज एटम बम ना होता तो हम भी आज फलस्तीन की तरह रो रहे होते। मैं 2.25 अरब मुसलमानों से अपील करता हूं कि अब आप दुनिया की नंबर 1 फौज, नंबर 1 एटमी ताकत में आपका शुमार होता है। अब वो बात नहीं कि बाहर बैठो, अब ये वक्त है कि हमारा फील्ड मार्शल उन्हें टाइम देता है। ये वो वक्त आ गया है। मुसलमानों जागो, फलस्तीन की तरह मजलूम ना बनो। मजलूम सबसे बड़ा जालिम है क्योंकि वो जुल्म के खिलाफ अपील नहीं करता। अब हम बताएंगे कि मुसलमानों की क्या ताकत है। पाकिस्तान फौजी ताकत
नहीं, पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया और मुसलमानों की फौजी ताकत है। इसमें कोई शक नहीं कि जब ये जंग खत्म होगी उसके बाद पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके होंगे। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसलिए रखी गई है कि कुछ लोग अभी मुसलमानों में गैरतमंद मौजूद हैं। माजी में हमारे ताल्लुकात में वो गर्मजोशी नहीं थी जो इसराइल ने हमला करके हमें पैदा कर दी है। कोई मरता है तो गोरकम की रोटी चलती है, किसी दोस्त को तकलीफ आती है तो पता चलता है दोस्त कौन है। और हमने अपनी दोस्ती ईरान के साथ हाथ मिला के साबित कर दी है। अब हमें सोचना होगा, मनसूबाबंदी करनी होगी, हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर मुश्तरका तौर पर जामे अमली पैदा करें और पाकिस्तान ईरान की तजारत के ताल्लुकात बढ़ाए जाएं। 40 साल तक आधी कीमत पे पेट्रोल लेता रहा भारत। अब इंशाल्लाह ताला हम भाइयों की तरह आपस में मिलेंगे और लाहौर चैम्बर इंशाल्लाह ताला हर तरीके से अपने ईरानी भाइयों, फलस्तीनी भाइयों, कश्मीरी भाइयों, चाचीना के भाइयों, हर जगह मुसलमानों के साथ खड़ा है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आखिर में मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी एक कॉल पे यहाँ तशरीफ लाते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, ईरान पाइंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। कोई क्वेश्चन है तो हाजिर है जी मीडिया की। क्या सजेशंस होगी आपकी कि इस जंग के बाद किस तरह की इक्तिसादी तौर पर पाकिस्तान और ईरान को मिलकर कोशिशें करनी चाहिए? पाइपलाइन है, दीगर चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें फौरी करनी चाहिए जो इस खित्ते की इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लाएंगे? देखें जी, हम एडवाइजरी कमेटी है एक किस्म की, लाहौर चैम्बर डिसीजन अथॉरिटी नहीं है, मगर आज का ये मैसेज 2.25 अरब मुसलमानों के लिए है। हम एक ही प्लेट पे खड़े होंगे, एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला देखें जी, हम साइड चेंज नहीं हो सकते। वो आपने 7 मई को इंडिया ने आजमा के देख लिया और अब इंशाल्लाह कोरिया से लेके चाइना से पाकिस्तान, पाकिस्तान से तमाम रशियन स्टेट, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, ईरान, तुर्किया, ये आप देखें तो एक यू सर्कल है। हमारे पीछे कोई दुश्मन नहीं है, हमारे सारे दुश्मन सामने हैं। अब हमने इनको मिलके जब लड़ेंगे तो 5 अरब की आबादी एक तरफ होगी तो मैं नहीं समझता कि दुनिया की कोई ताकत जुर्रत करेगी कि इन हिस्सों में कदम उठाए। मेरा ये सवाल है कि जैसे ईरान तो पहले भी कहता रहा है पाकिस्तान को कि हमारे साथ तिजारत करे और कुछ किसी हद तक हो भी रही थी चावल के वाले से बाकी, लेकिन आड़े आती थी पाबंदियाँ, अमेरिका से खौफजदा थे, बाकी कोई पाबंदी नहीं। कब इस जंग के बाद अगर ये सीजफायर हो जाता है वो पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी या कि हम तोड़ देंगे वो सारी पाबंदियाँ, या किस तरह से चलेगा कारोबार? आपकी बात में बड़ा वजन है। गुजारिश ये है, ये वो नासूर हमारा दुश्मन हमारे अंदर एक ऐसी चीज पैदा कर चुका था कि शायद हम मुसलमान दुश्मन है। उसने पूरी कोशिश की है जिसके लिए फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा था ये 1200 लोग पाकिस्तान को फतह करेंगे। ये 1200 वही नासूर थे जो ईरान के दोस्त बन के बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। आप देख लें, जिस दिन का इसराइल पे हमला हुआ है उसके बाद आई है कोई खबर आपको बलूचिस्तान से? नहीं आई। कोई दहशतगर्दी हुई है पाकिस्तान में? नहीं हुई। ये उनको यूज कर रहे थे ईरानी प्लेटफॉर्म को। इंशाल्लाह अब ये नहीं होगा। प्लीज, तो पाकिस्तान को रोका गया है अमेरिका की तरफ से या देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, बिजनेस कम्युनिटी जो है वो सॉल्यूशन देती है, प्रपोजल देती है, ना कि बिजनेस कम्युनिटी जो है पूरे पाकिस्तान की कोई ऑर्डर पास कर सकती है। ये नेशनल असेंबली का काम है। एसपीपी मैं ये जो सवाल है जी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ जी। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं कि ईरान के साथ तिजारत कैसे होगी, देखिए मेरा ख्याल है कि अब ये वक्त आ गया दुनिया के अंदर। देखिए, एक पीस टॉक्स चल रही थी यूएसए की और ईरान की, और आपको अगर याद हो 2 हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनका एक बयान भी आया था कि वी आर वेरी नियर टू स्ट्राइक द डील विद द ईरान। मैं ये समझता हूँ कि देखें, पूरी दुनिया ने 20-25 साल तक ईरान के ऊपर पाबंदियाँ लगा के रखी, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने जो रेजिस्टेंस दिखाई और आपने देखा कि बैलिस्टिक मिसाइल भी बनाए और वो आज चल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो अब लोगों को सैंक्शंस लगाने का जो मामला है ना जी, मैं समझता हूँ कि ये भी काउंटर प्रोडक्टिव है। जब आप लोगों के ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं, नेशंस के ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं, तो लोग फिर और भी ज़्यादा आपके बारे में नफरत भी पैदा होती है और लोग ज़्यादा बजट्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इस मौके के ऊपर जहाँ ये दरख्वास्त करूँगा
कि ये जो जंग है बेसिकली जिसके अंदर इस वक्त दोनों तरफ से बहुत ही हाईटेक वॉर है और बड़ा ही जदीद किस्म का और ऐसा असला चल रहा है जिसकी बुनियाद के ऊपर एक एनवायरनमेंट जो एक तो एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है, दूसरा बिजनेस की फिजा दुनिया के अंदर ख़त्म हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि इसको एंड करने की ज़रूरत है। जो दुनिया की बड़ी क़यादत है उसको इस बात पे सोचना चाहिए कि 20 साल की सैंक्शंस भी अल्टीमेटली आपको कुछ नहीं दे सकी और ये वक्त है, मैं मुतालबा करूँगा दुनिया से कि ईरान के ऊपर से जो सैंक्शंस हैं उनको लिफ्ट किया जाए ताकि ईरान आज़ादाना तौर पर तजारत कर सके और दुनिया के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह वो काम करने का उसको पूरा मैं समझता हूँ कि मौका मिलना चाहिए। मियां अब्दुल्ली साहब अगर कोई ये कहूँगा कि आज लाहौर चैम्बर की क़यादत ने, कायदर साहब ने, SVP साहब ने सबसे स्ट्रॉन्ग पैगाम पहला दिया है। पाकिस्तान भारत की बिजनेस कम्युनिटी खुल आके, जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने खुल आके ऐलान किया है कि हम ईरान के पीछे खड़े हैं। आज सदर लाहौर चैम्बर ने जिस जज्बाती अंदाज में ये बात की है कि ये पूरे पाकिस्तान के बिहाव पे ये बात है कि हमसाए होने के नाते, मुसलमान होने के नाते, तहजीबी सकाफती रिश्ता होने के नाते बिजनेस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान ये समझती है कि हम हर तरीके से जब भी ज़रूरत पड़ी, जिस तरह की गवर्नमेंट ने कॉल दी, जिस तरह की गवर्नमेंट ने हिमायत चाहिए, लाहौर चैम्बर अबूज़र शाद सबसे पहले अव्वल दस्ते में होगा। इंशाअल्लाह ताला इसमें फतेह जो है वो मुसलमानों की होगी, ईरान की होगी, पाकिस्तान की होगी और पाकिस्तानी फौज की होगी। बहुत शुक्रिया। नाउ रिक्वेस्ट शाह नज़ीर साहब, वाइस प्रेसिडेंट। जी बहुत शुक्रिया सर साहब। वैसे तो माशाल्लाह सारी बातें आपने की, SVP साहब ने, मोहम्मद मियाँ साहब ने भी। तो बात यह है कि पहले गज़ा फिर ईरान, और अगर यूं ही मामला चलते रहे और इस बदमाश को रोका ना गया तो फिर अगली बारी किसी की भी हो सकती है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनमें यूनिटी दिखनी चाहिए और दिख भी रही है। और सर साहब जैसे आपने बताया ईरान और हिंदुस्तान के बारे में, बाज़ बात जब किसी इंसान, चाहे कोई दुनिया का कोई इंसान हो या कोई भी मुल्क हो या ऐसे हालात, तो वो फिर पता चलता है कि कौन किसके साथ है। कम से कम इस जंग ने ये ज़रूर क्लियर कर दिया, साबित कर दिया कि जो इंडिया है वो ईरान को किस तरह इस्तेमाल कर रहा था, फ़ायदे ले रहा था, और उन्हीं के जासूस जो है, वरना पहले ही दिन जब हमने ये खबर सुनी कि ईरान के जो है इतने टॉप जो लोग हैं वो शहीद हो गए, तो ये ज़हन में आया कि यार इतनी उनकी CID कैसे हो सकती है। तो वो एक ही बात है कि वहाँ पर जो इंडिया के जो जासूस थे वो वहाँ मौजूद थे। तो मैं ये चाहूँगा कि ईरान को तो अब पता चल गया होगा, पाकिस्तान दोनों हाथों से वेलकम करता है जी ईरान को। पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़ी है। और मैं इस मौका पर यह भी ज़रूर कहूँगा, क्योंकि ये अब मौका है कि ईरान हमारा मुस्लिम दोस्त भी है, भाई भी है, हमसाया भी है, कि जो हमारी आपस में जो ट्रेड है उसकी अशद ज़रूरत है। और उस ट्रेड को दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ाने के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे जो बैंकिंग चैनल हैं वो कायम हो आपस में, और जो स्मगलिंग हो रही है वो स्मगलिंग ना हो बल्कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, ताकि उनके अवाम भी और हमारे अवाम भी एक दूसरे से कारोबार कर सके, लेन देन कर सकें। वंस अगेन आप मीडिया का जी बहुत शुक्रिया। नाउ रिक्वेस्ट फ़हीम रहमान साहब प्लीज। इत्तेहाद का जो है ना मजबूत पैगाम देना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी को। तो बकौल इकबाल के मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात ही होते जो मुसलमान भी एक। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और अपनी जो टेक्नोलॉजी का हम डिफरेंस देख रहे हैं, महज ये कह देना इसराइल को दुआओं से हराना ये ना काफ़ी है। हमें अपनी टेक्नोलॉजी, हमने अपनी आंखों से देखा जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी उसमें किस तरह टेक्नोलॉजी और जज्बे की जीत हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान कौमों को अपनी टेक्नोलॉजी बेहतर करनी चाहिए और अपने आप में इत्तेहाद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करना चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं बहुत शुक्रिया जी प्रिंस साहब आपका शुक्रिया। नाउ आखिर में अंजम साहब करेंगे, मैं उससे पहले लोधी साहब से ज़रा रिक्वेस्ट करता हूँ। खुरम लोधी साहब प्लीज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू प्रेसिडेंट साहब। एक तो मैं पूरी मुस्लिम उम्मा की तरफ से ईरान का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये गज़ा में मुसलमानों पर बम बरसा रहे थे और इन्होंने ही, अल्लाह ताला ने शायद इनका बुरा वक्त ईरान के हाथों लिखा हुआ था। हर मुसलमान रात को रो के सोता था कि जब मुसलमानों पर वहाँ जुल्म हो रहा था। आज ईरान का चाहे 40% नुकसान ईरान का हो रहा है और 20% इसराइल का हो रहा है, लेकिन हर पाकिस्तानी और हर मुसलमान खुश है। यह आप सबके दिलों की धड़कन है। हर बंदा देखता है कि रात को ईरान ने कितने मिसाइल चलाए। दूसरी बात, सब लोगों ने ये बात की है कि वाकई अभी वीपी साहब भी और प्रेसिडेंट साहब भी ये बात कर रहे थे कि अगला नंबर किसका होगा, तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने साफ लफ्जों में कह दिया था, जी अगला नंबर पाकिस्तान का होगा। तो हम बजाय कि इस बात का इंतजार करें, सारी मुस्लिम उम्मा एक जगह इकट्ठी हो, क्योंकि इन्होंने बहाना बनाना है। अभी जैसे ये ईरान पे बहाना बना रहे हैं जी कि वो एटम बम बना रहा है, तो पाकिस्तान पे ये उम्मीद है कि ये बहाना बनाएंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को एटम बम बेच रहा है या उसकी टेक्नोलॉजी बेच रहा है। उसके बाद ये एक बहाना बनाएंगे और जहाजों का रुख पाकिस्तान की तरफ कर देंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला प्रेसिडेंट साहब वाली बात कि हमने पेट काट के एटम बम बनाया है और ये कोई आतिशबाजी के लिए नहीं बनाया, इन्हीं काफरों के लिए बनाया है। और इंशाअल्लाह ताला हम ईरान से भी ये दरख्वास्त करेंगे कि जो उन्होंने एटम बम बना लिया है उसका तजर्बा इसराइल पर करें। थैंक यू। नो एट द एंड जी अंजम नसार साहब ईरान के बारे में और इसराइल जंग के बारे में बात करेंगे जी। शुक्रिया जनाब प्रेसिडेंट साहब। मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया पर इस वक्त अड़ियाँ है कि ऑलरेडी ईरान की और अमेरिका की एक नेगोशिएशन एक सेटल थी कि यूरेनियम इन्वेस्टमेंट जो है उसको किस हद तक करना है। तो वो ड्यू थी, यानी कि ये जो कल जो दिन गुजरा है संडे वाले दिन अमान में हुई थी, और वो सारा सिलसिला चल ही रहा था। उससे पेशतर इसराइल ने ईरान पे हमला कर दिया और डेफिनेटली ये तो ज़रूर डेफिनेटली कहा जा सकता है कि ईरान की जो इंटेलिजेंस थी वो वीक थी। उन्हीं के अंदर से बंदे निकल कर उन्होंने ये सारे विद इन ईरान ये सारा सिलसिला किया। हालांकि दोनों मुल्कों के दरमियान एक 2000 किलोमीटर का एक फासला है, तो कोई जेट्स भी ऐसे नहीं है कि जो सिंगल आए और फिर अपना वापस अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। तो बहरहाल विद इन ईरान ही कुछ ऐसे उनके गद्दार थे जो कि अब पकड़े भी गए हैं, और उसमें कुछ इंडियंस का भी जिक्र आ रहा है, कुछ डेफिनेटली लोकल लोग भी होंगे उसके अंदर। तो बहरहाल समझ नहीं आ रही इस वक्त दुनिया की सुपर पावर अमेरिका है या अमेरिका इज बीइंग ड्रिवन बाय इजराइल। इस वक्त यूँ लग रहा है कि अमेरिका को जो है इजराइल चला रहा है, वो जो चाह रहा है जिस तरह चाह रहा है। और आपने देखा कि एक एक करके मुल्क पहले मास डिस्ट्रक्शन के बहाने इराक पे हमला किया गया, उसकी मीशत तबाह की गई, वहाँ रिजीम चेंज की गई। उसके बाद लीबिया की बारी आई, फिर सीरिया, और फिर उसके बाद जो लेबनान और इस तरह के दीगर ममालिक के हवाले से ये जो एग्रेशन किया गया, ये जो हालिया जो इजराइल का ये जो एक्ट था, तो मैं समझता हूँ कि ये एक टेररिज्म थी। सारी दुनिया इस पर तो खामोश है, जो वेस्ट है उसे पार्टली कंडेम कर रहे हैं कम्प्लीटली। दुनिया जो है इस वक्त जो देखे सारी दुनिया में एक इंटरेस्ट बेस्ड गेम हो रही है। ज़मीन सब तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो फारा गई है। आप देख लें कि 2 सालों से फ़लस्तीन में जो हो रहा है, गाज़ा में जो हो रहा है, 60,000 के करीब जो है 50-55 हज़ार के करीब जो है वहाँ मौत हुई है, निहत्ते लोगों पर। और देखें ना यूएनओ की मानी जाती है, और जब दिल करता है, जिसका दिल करता है, एक वीटो पावर, एक सो कॉल्ड एक फार्मूला बना हुआ है कि वीटो कर दें। तो जब आप इंसानियत नाम की चीज़ अब कोई रही नहीं कि एक तो जो गाज़ा के अंदर जो मामला चल रहे हैं वो बेसिकली वो नियतों पर जो है वो जुल्म किया जा रहा है। उसी नशे में ही ईरान पर जो इसराइल ने हमला किया, अल्हम्दुलिल्लाह ईरान जो की है, अरे ईरान का नुकसान कुछ ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन एक बदमस्त जो है वो और जो एक जो फ़रौनियत थी इसराइल की, वो मैं समझता हूँ कि ईरान ने उसको दूर किया है। और इस वक्त जो है उम्मा का जो है मुसलमान मुल्कों का जो यकजहती का इजहार करना और इकट्ठे होना ज़रूरी है।
नहीं तो इन्होंने बारी बनाई हुई एक एक करके बारी, और आपने हमने सब ने वीडियोस देखी हैं कि जिसमें ये कहा गया था कि दो मुल्क हैं जो हमें तंग कर रहे हैं, वन इज़ ईरान एंड नेक्स्ट इज़ पाकिस्तान। तो बजाय क्या हर मुल्क अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करे, यकजहती का मुजाहरा करें, और ये जो इस वक्त जो है वो कहते हैं ना चौधरी तो कुकड़ हारन नहीं देना, वो चौधरी फिर कूदने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में इस वक्त यकजहती का मुजाहरा करे पूरी कौम भी, क्योंकि अकेले जो अगर हम उसको चीज़ों को टैकल करेंगे तो शायद उसका वो पैमाना ना हो। तो हम मतलब बेसिकली तो इंसानी जानों के ज़िया पर तो डेफिनेटली तकलीफ़ है, भले किसी साइड की भी हो, लेकिन ये एक मजबूरी थी जो ईरान ने भी एक मजबूरी के आलम में ये सारा एक्ट किया है। और इनरिचमेंट भी अगर वो करना चाहते हो तो हर मुल्क का एक हक है। इनरिचमेंट अगर सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या कोई और सिविल यूज़ के लिए है तो मेरे ख्याल में उसमें तो कोई ममानत नहीं है। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका के साथ एक पेशतर भी एक मुआहदा हो चुका था, उसकी भी एक वायलेशन है। रोज़ाना ने अपने असूलों को जो चेंज करना और मौका महल के हिसाब से जो अपने मौक़ों पे तब्दीली करना, मैं समझता हूँ कि ये भी कोई मुनासिब तरीक़ेकार नहीं है। तो बहरहाल हम तो यही चाहते हैं कि ये जंग रुके, लेकिन मुस्लिम उम्मा जो है वो यकजहती का मुजाहरा करे, इकट्ठे हों, ताकि ये जो बदमस्त जो है और बिल्कुल जो है वो अपना जो इजराइल जो है इसको ये होश के नाखून लें और जो ज़ायनिस्ट पॉलिसी है इसको दफन किया जाए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। अब बात होनी थी बजट के ऊपर, तो उसके लिए आपसे गुजारिश है कि ज़रा बजट भी बता दें। पंजाब का बजट ज़ोर शोर है, 5335 अरब का बजट पेश किया है। 18वीं तरमीम के बाद बजट में उन्होंने जो सबसे बड़ी खूबी की है पंजाब गवर्नमेंट ने कि उन्होंने कोई टैक्स अपना नहीं लगाया, जो हमें उन्होंने अभी तक इन्फॉर्मेशन दी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जी मुल्क की मुआशी तरक्की की रफ्तार मतलूबा हदफ से इंतहाई कम है। 24-25 में हमारी GDP ग्रोथ का रेट सिर्फ 2.68% रहा, जबकि हुकूमत ने इसका हदफ 3.6 रखा था। बढ़ती हुई कारोबारी लागत की वजह से सनती पैदावार में काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। 24-25 में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ 1.53 माइनस पे रही है, जबकि ज़राअत सेक्टर में ना होने के बराबर रही, -0.56 रही। इसके अलावा बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जब 3 साल पहले हुकूमत केयर टेकर थी तो उस वक्त 37% के करीब लोग गुर्बत की सतह पे थे, आज 45% के करीब चले गए, यानी कि 11 करोड़ लोग पाकिस्तान में गुर्बत की सतह लकीर से नीचे चले गए हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट आपसे शेयर करना चाहूँगा मैं। सबसे पहले FBR को दी गई अजाफी पावर्स, जो अख्तियारात दिए गए हैं, और जो चेयरमैन FBR ने कहा है जी कि 1200 अरब रुपया पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी चोरी करती है, इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है 4 अरब रुपया डेली स्पीड मनी ली जा रही है। तकरीबन 1600 अरब रुपया 1500 अरब रुपया लिया जाता है। इसका मतलब कि 1200 अरब आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, 1500 हम आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसका मतलब तकरीबन 2700 अरब रुपए का फ्रॉड हो रहा है। तो ये अगर ये फ्रॉड 2700 अरब का हो रहा है तो इसका मतलब आप तो फिर इस काबिल नहीं है कि आप हुकूमत चला सकें। 77 साल से आपने जो मुल्क का हाल किया है, PIA का, रेलवे का, स्टील मिल का, यूटिलिटी स्टोर का, पोस्ट ऑफिस का, पास्को का, खाद के महकमे का, यू नेम इट यू फाइंड इट। 77 साल से इन्होंने जो बड़ा घर किया है वो आपके सामने मौजूद है। अब टैक्स फ्रॉड, भाई 28 करोड़ रुपए के लिए लाहौर में 6 माह पहले जो चीफ कमिश्नर और DC में लड़ाई हुई है, क्या उनको सजाए मौत हो गई है? क्या वो फांसी के फंदे पे लटक गए हैं? 80 अरब रुपए की सोलर पे ओवर इनवाइसिंग हुई है। क्या वो कलेक्टर और जो कमिश्नर और वो जो इनकम टैक्स के अच्छे ऑफिसर्स हैं, क्या वो अभी तक दंदनाते फिरते रहेंगे इसी तरह? इसके साथ 18% सेल टैक्स, आपने 35 अरब डॉलर की सरमायाकारी टेक्सटाइल की बर्बाद कर दी। एक साल में 18% आपने सेल टैक्स लगा दिया। उसका बेनिफिट
किसको गया है? 565 अरब रुपए का रिफंड गलत दिया गया, उसके अफसरों को क्या सजाए मौत हुई है? उल्टा वो डेपुटेशन पे बाहर चले जाते हैं और आप कहते हैं जी फ्रॉड करने। जिस तरह की हरासमेंट एफबीआर पैदा करने जा रहा है और कर दी है, मैं नहीं समझता कि आपके बिजनेसमैन को कोई जरा तोफ़ुज़ हो। भाई हर आदमी इज्जत के लिए कारोबार करता है, अपनी बेइज्जती कराने के लिए तो कारोबार नहीं करता। आपका काम है टैक्स लेना, आपका काम किसी को मुजरम ठहराना नहीं है। गलती आपकी, कसूर आपका, आपके अंदर ही आस्तीन के साम मौजूद है महकमों में। आप उनको तो पहले वो पंजाबी कहते ने झाड़ू मार लो मंजी थले। ऐसे ऐसे अफसर मैंने देखे हैं जिन्होंने $1 मिलियन बार में रिश्वतें ली हैं। मैं नाम दे सकता हूं, खुदा का खौफ करें ना हमें मजबूर करें कि हम आपको नंगा करना शुरू कर दें। रोज आप कहते हैं फलानी फैक्ट्री छापा मारा, बहुत बड़ा काम कर लिया। भाई जब तक आप शामिल ना हो कोई करप्शन हो ही नहीं सकती। तो मैं मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि सिर्फ यह देख लें कि 1200 अरब की हम चोरी अगर कर रहे हैं तो जो 1500-1600 अरब आप रिश्वत ले रहे हैं वो कौन ले रहा है? सिपाही लेवल का बंदा नहीं ले सकता। इसलिए इसके ऊपर भी सोचें। आईटी का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, अब क्या बातें कर रहे हैं? अगर आप इतने लॉयल हैं तो 10 करोड़ 53 लाख के करीब अकाउंट होल्डर हैं, आप उनको टैक्स रेट में क्यों नहीं लाते? 55 बैंकों में पड़े हैं। मैं तो हर तकरीर में कहता हूं, तो उसकी तरफ भी गौर किया जाए। आपने एफबीआर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के 7 दिन में रिकवरी का अख्तियार दे दिया। वाह 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 वाह। भाई आप हाई कोर्ट को नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भी दे दिया। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब मसला ये है कि आप इतने दूध के धुले हुए हैं, कोई एक महकमा आप बता दें 77 साल में जिसमें आपने नफा दिखाया हो, कोई एक महकमा सुना दें। भाई 300 अरब से पाकिस्तान का बजट शुरू हुआ था, वो आज 17,000 अरब पे चला गया है। ये बिजनेस कम्युनिटी पूरी करती रही है। आपका आपके बजट का 8,000 अरब रुपया मार्कअप में चला जाता है। और भाई हमसे पूछ के कर्जे लिए थे आपने, उन कर्जों का ऑडिट तक कराओ। वो कहां लगे? 2100 अरब रुपया सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं। 24,000 अरब रुपया अब तक आप कैपेसिटी चार्जेस दे चुके हैं। और आपको हैरानगी की बात बताऊं कि इन्होंने इतना जुल्म किया है कि अंडर इनवॉइसिंग और स्मगलिंग के चक्कर में 25,000 अरब रुपया नुकसान हो चुका है। आप अपनी गलतियां नहीं मानते, हमारी स्पीड मनी देख रहे हैं कि जी हम कहते हैं स्पीड मनी किस लिए ले रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं इनके पास। इनका घर फेज 6 में हो तो 1 करोड़ 10 लाख का है, हमारा घर हो फेज 6 में वो 8 करोड़ का है। ये फर्क है वैल्यूएशन का। तो अगर ये करे तो वो हलाल है, हम कहें तो वो हराम है। ये काम नहीं चलेगा। छोटे कारोबार के लिए, एसएमईज के लिए कुछ नहीं रखा गया। देखें बदमाशी तो आपने की, टोयोटा, होंडा, सुजुकी 40 साल से असेंबलिंग कर रहे हैं। मजाल है उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया हो। अब जरा चाइना ने आपको चाबी दी है, अपनी गाड़ियां लेके आया है, तो अब आपने जाते जाते एक तरफ कार्बन टैक्स लगा रहे हैं और दूसरी तरफ 5 साल की गाड़ी खोल रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं लगता, क्या ये रात की नींद में बजट बनाते हैं कि दिन की रोशनी में बनाया जा रहा है? ये सोचने वाली बात है। मेरा ख्याल है कि इनको आईटीज के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। मेरा ख्याल है ज़राअत के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि लाइफ स्टॉक के ऊपर इनको तवज्जो देनी चाहिए। मगर मुशावरत करना तो ये गुनाह समझते हैं। हमारा ख्याल था कि 6 यूनिट इनकी बेवकूफ़ियों से बंद हुए हैं, गलत पॉलिसियों की वजह से, गलत एसआरओ की वजह से बंद हुए हैं, जिसकी मिसाल $35 अरब की टेक्सटाइल बंद हुई है। वो भी कम अज़ कम होश के नाखुन लो, कम अज़ कम बिजनेस कम्युनिटी से मशवरा तो करो। ये हमसे मशवरा करना भी बेहतर नहीं समझते।
ठीक है, कुछ चीज़ें मामूली बेहतर की हैं, जाते जाते गरीब की गाड़ी भी छीन ली है, यानी कि सुजुकी के ऊपर भी टैक्स बढ़ा दिए। इस तरह निज़ाम नहीं चलते। अब मेहरबानी करें, फाटा पाटा के ऊपर आपने 10% टैक्स लगाया, इसका मतलब कि 8% विद इन स्टेट बना दिया आपने। वो जो 8% का प्रॉफिट है वही 8-10 कंपनियां जो हर जगह घूम घूम आगे पहुंच जाती हैं बेनिफिट लेने। या तो ये बताएं पाटा फाटा के लोग हैं अगर, तो फिर तो बिल्कुल ठीक है। अगर वो लोग वही हैं जिनके कराची भी हेड ऑफिस हैं, पंजाब में भी हैं, तो फिर ये फाटा पाटा की पॉलिसी गलत आई है। इसका मतलब इसके पीछे भी वही मेरी बात, स्पीड मनी का जरूर प्रेशर था और जरूर ली गई है स्पीड मनी इस पे, नहीं तो फाटा पाटा क्या कोई वहां पे लोग नमाज वक्त पे नहीं पढ़ते? अगर उनके लोग हैं तो जरूर दें, अगर वो लोग नहीं है तो ये जुल्म ना करें। फाटा पाटा की पॉलिसी पे 18% ही होना चाहिए। देखें जुल्म खुदा का, 18% सेल टैक्स एग्जम्पशन दे रखी सोलर पे। हम चीखते रहे कि यार इस पे सेल टैक्स लगाओ। 80 अरब की ओवर इन्वेस्टिंग हुई, क्या उन अफसरों को जेल भेजा आपने? बहरहाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात आई है, उसके ऊपर भी कोई मुराद दे के मुराद वापस ले ली। मेरा मतलब कहने का कि बजट में जो भी चीज़ें हैं कम से कम उसको देख के करना चाहिए। मैं खुश हूँ कि पंजाब का बजट बड़ा बैलेंस आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कोई टैक्स ना लगाने का एक ही पेजर में पैगाम दे दिया है। इसके लिए उसके ऊपर इतनी डिस्कशन करने की इसलिए ज़रूरत नहीं, मगर फिर भी कैंसर हॉस्पिटल डिवीजन लेवल पे बनने चाहिए, उनकी एक वार्ड वहाँ बननी चाहिए। नंबर 2, 1 किलो दूध पूरे पाकिस्तान में खालिस नहीं मिलता। क्या सेक्रेटरी फूड को नहीं पूछना चाहिए? मिनिस्टर फूड को नहीं पूछना चाहिए? क्या ये जो लोग किडनी के मरीज और लीवर के मरीज हैं, इनके पीछे कौन है? इनके वही माफिया जो बच्चे को दूध पहले दिन कास्टक मिला हुआ दूध और यूरिया मिला हुआ दूध पिलाते हैं, फिर हम दवाइयों के ऊपर सब्सिडी मांगने की बातें करते हैं। ये भी गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया कि मुल्तान में एक कैडेट कॉलेज बना रहे हैं, बड़ा अच्छा कदम है। तमाम डिवीज़न लेवल पे उन्होंने तरक्की का इजहार किया है, बहुत अच्छी बात है। मगर इस वक्त लाइफ स्टॉक, ज़राअत, IT के ऊपर कोई खातर खा बड़ा फ़ंड नहीं रखा गया। इसके ऊपर फ़ंड रखने की ज़रूरत है। बाकी देखें जी, इज़्ज़त दे के इज़्ज़त मिलनी है। अगर आप बिजनेसमैन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो बजट चाहे जो भी आए, ये तो हर साल आना है। इज़्ज़त दे के इज़्ज़त मिलेगी। आप अगर एहतराम का रिश्ता खो देंगे तो कोई बिजनेसमैन यहाँ का काम नहीं करेगा। ऑलरेडी पिछले साल आपके सामने 12 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट UAE में हुई है, 4200 कंपनियाँ वहाँ खुली हैं। तो फिर तो मैं सच बात बताऊँ, ये जो 50,000 ड्यूल नेशनल है, ये अगले साल 1 लाख ना हो जाए तो मेहरबानी करें, इस मुल्क पे एहसान करें कि इसकी तरफ तवज्जो दें। एट दी एंड मैं आपका अगेन बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे पैटर्न इन चीफ मियाँ अंजम नसार साहब हमारे यहाँ मौजूद हैं। मैं कोई हरफ़े आखिर नहीं हूँ, मशावरत के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ ज़रा थोड़ा सा ख्यालात का इज़हार फरमा दे पंजाब बजट। अच्छा जी, फेडरल बजट जो 10 जून को आया था, एक तो पूरे पाकिस्तान में स्टार्टिंग फ्रॉम पेशावर, कराची और कोयटा तक मेरी बहुत सारी चैम्बर्स और एसोसिएशन से के लीडरान से बात हुई है। एक तो इस पर कंसेंसस है कि ये जो 37AA जो कानून प्रपोज किया गया है इस बजट में, जिसमें ITOs को और इंस्पेक्टर हजरात को बेतहाशा पावर्स डेलीगेट कर दी गई हैं कि वो जब चाहे जहाँ उनको महसूस हो कि टैक्स फ्रॉड उनको महसूस हो तो वो जो है वो FIR जो है वो लॉन्च करवा सकते हैं। उनको इख्तियार दिया गया है कि अपनी सब जेल्स बनाएं, जिस तरह थाने शाने जिस तरह आमतौर पर मुजरमों के साथ डील किया जाता है। मैं समझता हूँ कि ये तरीक़ेकार गवर्नमेंट का जो है इस मुल्क में जो है मज़ीद बिजनेस कम्युनिटी को डिस्टर्ब करेगा और ये किसी सूरत किसी कीमत पर भी ये काबिल कबूल नहीं है। हम अपने इससे क्या होगा, हैरेसमेंट बढ़ेगी, रिश्वत सतानी का रेट बढ़ेगा
और प्रेसिडेंट साहब ने आपको खुद थोड़ी देर पहले बताया है कि छोटे लेवल को तो छोड़ दे, ऊपर का जो लेवल है, कमिश्नर हजरात, यहाँ इसी लाहौर शहर में हमने देखा है कि रिश्वत की बंदरबांट पर वो बंदूकें भी निकल आई थी और डिपार्टमेंट के अंदर निकल आई थी। तो ये भी किसी से को भूला नहीं हुआ और ये बड़ा मशहूर केस है। तो ये कंसेंसस मौजूद है, गवर्नमेंट भी होश के नाखुन ले और खामखा बिजनेस कम्युनिटी को मईशत जो कि ऑलरेडी बड़ी डिप्रेस्ड है, पिछले साल के टारगेट्स जो हैं वो भी पूरे नहीं हुए और इस साल मज़ीद टारगेट्स बढ़ा दिए गए हैं। अब देखें, अगर ये कवानीन अपनी जगह रहे तो एक तो इस मुल्क में ऑलरेडी कोई तरकीब नहीं मौजूद है, डायरेक्शन लेस बजट है कि आप नई इंडस्ट्री लगाएं, नया रोज़गार क्रिएट करें, ना SME के लिए ना लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए कुछ है। तो गवर्नमेंट भी कुछ होश के नाखुन ले। आपके जो स्पेशल इकनॉमिक जोन फैसलाबाद हो, कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क हो, बहुत सारे लोगों ने शौक से प्लॉट लिए थे, लेकिन आज सारे का सारे ये इलाके वीरान पड़े हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि आप जो इंडस्ट्री लगाएंगे वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी इतनी ज़्यादा है कि आप बाहर से आने वाली गुड्स के साथ compete नहीं कर सकते और यहाँ से जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट में भी आपको वही दुश्वारियाँ होंगी क्योंकि आपकी बिजली की प्राइस बहुत ज़्यादा है। दुनिया में 7-8 सेंट है, हमारे यहाँ 12.5 सेंट है। दुनिया में जो काइबर या बेसिक इंटरेस्ट रेट जो है वो 3 से, हमारे रीजन में स्पेशली 3 से 6% है, हमारे यहाँ आज भी 11% है, जो हमारी कॉस्ट को बढ़ाता है, जिस वजह से आप जो है वो नई इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। और जो 30 लाख अफराद जो हर साल जॉब मार्केट में जो नए आ रहे हैं, अगर आप उनके लिए कोई जायज़ रोज़गार का वसीला तरीक़ेकार नहीं बनाएंगे तो वो भी मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली सोसाइटी के लिए और मुल्क के लिए मुश्किल होगी। तो एक तो गवर्नमेंट होश के नाखुन ले और ये जो कवानीन ख़ास तौर पर 37AA है इसको विथड्रॉ करे। दूसरे बहुत सारे कवानीन ऐसे बनाए हैं जो बग़ैर सोचे समझे इम्पोज कर दिए गए हैं। एक तो डिजिटल बिल्टीज़, चले चंद अड्डों को तो आप डिजिटलाइज कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास 1-1, 2-2 मसले हैं, गाड़ियाँ हैं, वो किस तरह ट्रांसपोर्टेशन को डिजिटलाइज कर सकते हैं। फिर आपने मिनिमम जहाँ कोई थोड़ी बहुत रू रियायत बिजनेस कम्युनिटी के लिए थी, यानी कि ये दुनिया में ये कानून कहीं भी नहीं है। एक तो सुपर टैक्स, ये हमारे अपने इजादात किए हुए हैं कि कल को खिड़की टैक्स लगा दें कि जनाब एक खिड़की को आपको इजाज़त है, आपने 2 क्यों लगाई हैं। तो ये इस किस्म के कवानीन अगर आप इम्पोज करेंगे, सुपर टैक्स, देखिए टैक्सेशन हमारे मुल्क में ऑलरेडी 61% है, फिर जाके आप जो नफ़े की शक्ल देखता है वो इन्वेस्टर, तो आप जहाँ इसीलिए आपका कैपिटल फ्लो भी बाहर जा रहा है, कैपिटल बाहर जा रहा है, क्योंकि देखें UAE में 5% टैक्स है और यहाँ जो है वो हमारे रीजन में भी इतना टैक्स कहीं नहीं है। तो एक तो ये 1.25% जो था इसको विथड्रॉ करते कि अगर आप नुकसान भी कर रहे हैं तो फिर भी आप इसको जो है ना तुरंत आपने इसको अप्लाई करना है। ऐसे कवानीन कहीं नहीं है। इस पे तो IMF ने भी कहा है कि ये दुनिया का नया कानून आपने इम्पोज कर दिया है, ये ऐसा कानून तो दुनिया में कहीं है ही नहीं। तो जो हम नए नए टैक्स जो इजाज़ात करते रहते हैं जिस वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बड़ी महंगी हो जाती है। और ये 1.25% आज से 5 साल पहले ये था कि 6 सालों में अगर आप कॉन्टीन्यूसली नुकसान करते हैं, ये 5 साल करते हैं तो 6ठा साल आप उसको उसकी इनपुट ले सकते हैं। फिर उसको उन्होंने इसको 3 साल कर दिया। हालिया बजट में इसको प्रपोज किया गया कि आप इसकी एडजस्टमेंट 2 साल तक ले सकते हैं, उसके बाद इसकी आप एडजस्टमेंट भी नहीं ले सकते। तो बिजनेस कम्युनिटी के लिए तो कुछ भी नहीं है। और फिर जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं जो 850 से 1000 अरब रुपये का सालाना कर रही हैं, ये तकरीबन $3.5 बिलियन है। $1 बिलियन के लिए गवर्नमेंट मारा फिर रही है और यहाँ इतनी लीकेज हो रही है और टैक्स पेयर का पैसा यहाँ उसका ज़्यादा हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को अभी इतना रखा है, हालांकि जहाँ नुकसान हो रहा हो उसको फौरी तौर पर कोशिश की जाती है कि जो इससे जान छुड़वाएं ताकि अगले सालों में ये जो ये नुकसान जो कैरी फॉरवर्ड ना होता रहे। तो इस पर भी गवर्नमेंट तो अपना कोई होश के नाखुन ले। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट खामखा खुद ये जो है इन्फ्लेशन अब बढ़ाने के चक्कर में है। हालिया ये जो पेट्रोलियम लेवी था ये 60 रुपये था, फिर इसको 70 कर दिया, फिर इसको 78 कर दिया।
फिर कार्बन लेवी 2.5 रुपये लगा दी गई। तो ये डेफिनेटली अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी होगी तो अल्टीमेटली इसका असर जो है वो हर चीज़ पे आएगा, हर आमदोर जो भी चीज़ें हैं उस पर उसका असर आएगा और आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। फिर फाटा पाटा जो कि 5 साल के लिए नोटिफाइड था कि जी 5 साल हमने ये सहूलतें फाटा पाटा को देनी है, अब उनका नोटिफाइड पीरियड पिछले साल ख़त्म हो चुका था, ज़बरदस्ती 1 साल उनको एक्स्ट्रा दिया गया है और अभी फिर कहा गया है कि जो हम इसको पार्टली एडजस्ट करेंगे, यानी कि सेल टैक्स जो हम पर 18% लागू है वहाँ अब 10% कर दिया गया है, अगले साल वो 12% होगा और ये सिलसिला चलता रहेगा 2029-30 तक। तो ये मैं समझता हूँ कि इसको फ़ौरन विथड्रॉ करें। यहाँ लीकेजेज हो रही हैं, यहाँ जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है ये मुल्क के दूसरे हिस्सों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इंपोर्ट भले फाटा पाटा के नाम पे हो लेकिन हार्डली 5-7% वहाँ यूज़ होता है, बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है और ये अपनी नोटिफिकेशन पीरियड 5 साल का जो एग्जम्पशन पीरियड है ये अपना गुजार चुके हैं। तो इसको गवर्नमेंट वापस ले। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग है, डेफिसिट बजट है, तो जो लीकेजेज है उनको रोकें। जो सामने आया है, जो सामने क्लियर है, फाटा पाटा है, आपके SOE है, अपना स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, तो इनको फौरी तौर पे अपने जो नुकसानात हैं, हमने एक वतीरा पकड़ लिया है कि जी हमने एक ड्रम के अंदर IMF से पैसे लेते हैं, उस पर डाली जा रहे हैं और नीचे पैंडे में 4 सुराख हैं। उस सुराखों से जो लीकेज हो रही है, रिसोर्सेज की लीकेज हो रही है, उसको हम कंट्रोल नहीं करते कि ये रिसोर्सेज जो लीकेज हो रहे हैं इसको हम कंट्रोल करें। उल्टा जो है वो हम कर्जे लेकर अपनी मैशत को ज़बरदस्ती चला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट अपनी लीकेजेस पर भी कंट्रोल करे और कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरगीब दे ताकि इस मुल्क में लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन करें। नहीं तो कैपिटल का फ्लो जो है, मुझे डर है कि ये और तेज़ी से बाहर जाएगा और जिसका अल्टीमेटली मुल्क को नुकसान होगा। तो बहुत सारी इश्यूज़ हैं लेकिन चंद चीज़ें मोटी मोटी याद थी तो वो मैंने उसकी गुजारिश कर दी है। इस पर मेरे ख्याल में ऑलरेडी प्रेसिडेंट साहब ने पाकिस्तान की चैम्बर्स के साथ ऑलरेडी बजट से रिलेटेड जो है वो ऑनलाइन जो है वो सेमिनार हो चुके हैं। इस पर एक जनरल कंसेंसस सबका मौजूद है कि 37AA की सूरत अरेस्ट की जो पावर्स हैं SHO को जो दी गई हैं या अपना छोटे स्टाफ को जो दी गई हैं, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है क्योंकि इस मुल्क में करप्शन इतनी है। तो वो तो उनके पास एक मज़ीद एक टूल आ गया कि हमें जो है वो हरासमेंट करने के लिए, और जब पकड़ धकड़ जब के हवाले से जो ब्लैकमेलिंग होगी तो वो आप सब समझ सकते हैं हमारे माशरा क्या है। इसमें कोई दूसरी कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। इन्हीं चंद गुजारिशात के साथ मैं अपनी बहुत शुक्रिया। मियां ममदूद अली साहब प्लीज़ आखिरी जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब। अभी शुरू में जो हमारे सदर साहब ने जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान की बिजनेस सिक्योरिटी का मुकदमा पेश किया है, जिस तरह उन्होंने आर्गूमेंट दिए हैं FBR वर्सेस बिजनेस सिक्योरिटी, जिस तरह उन्होंने सारे देके की बेनिकाब की है, जिस तरह आके TV पे आके जनाब चेयरमैन FBR साहब अपनी वन साइडेड बात करते हैं, तो मैं आज की ये लाहौर चैम्बर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैलेंज करता हूँ जनाब चेयरमैन FBR लंगरियाल साहब को कि वो एक तरफ बैठ जाए, दूसरी तरफ हमारा वकील अबूजर शाह बैठेगा और आप मुनाजरा करें अबूजर शाह।